हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं सीमेंट के अंदर। सीमेंट का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए और उसका परसेंटेज क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम टेबल के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ये रहे रॉ मटेरियल्स: लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड और आल्की। ये जो है ऐसे प्राइम रॉ मटेरियल्स हैं जो यूज़ होते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उनके सिम्बल्स दिए गए हैं और उनकी लिमिट और एवरेज दिया गया है कि कितने परसेंटेज में जो है लाइम लिया जाता है। ठीक है, यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 58 to 65%, मतलब इस रेंज के अंदर जो है इसको लिया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सीमेंट में लगता है वो है लाइम। उसके बाद है सिलिका, जिसका परसेंटेज है 20 to 25% की होता है। एल्यूमिना, जिसका परसेंटेज है 4 to 11%। आयरन ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो होता है 0 to 4। जीरो का मतलब कि आयरन ऑक्साइड उसके अंदर है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। जब आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता उस सीमेंट को हम व्हाइट सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो ग्रे कलर इम्पार्ट करता है। और ये जो अगर आयरन ऑक्साइड नहीं होगा तो जो है सीमेंट जो है व्हाइट सीमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी जो तुम देख रहे हो रेंज है कि 58 से 65% की रेंज में लाइम का। अब जितना परसेंटेज हम बदलते जाएंगे उतना डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सीमेंट बनता जाएगा। अब मैग्नीशिया जो है उसका भी 0 to 4% है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है 0 to 1.5%, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। अल्कली में Na2O, K2O जो है उसका भी परसेंटेज बहुत ही कम है, 0 to 3%। पर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंग्रेडिएंट है वो लाइम एंड सिलिका। तो इसको जो है टेबल को एक बार देख लेना कौन कौन से रॉ मटेरियल्स के अंदर आते हैं और याद रखने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट, यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट। क्या क्या चीज़ें जो हमने यहाँ पे डाली थी उनका फंक्शन क्या है सीमेंट के अंदर। तो लाइम इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट। सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल यानी कि सबसे ज़्यादा वही यूज होता है। ठीक है। फिर इट्स प्रोपोर्शन मस्ट बी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। अब सबसे ज़्यादा यूज होता है तो क्या 100% उसी को ले ले? नहीं, हम उसके अंदर और भी चीज़ें डालेंगे और ऐसी तरह से डालेंगे कि जो है सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान ना हो। However, excess of lime reduce the strength of the cement because it makes the cement to expand and is inhibiting। अब जो अगर बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज हम ले लेंगे लाइम का तो क्या होगा, सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो जो है कम हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो सीमेंट जो है एक्सपांड हो जाएगा। अगर उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे। अगर क्रैक्स पड़ जाएंगे तो सीमेंट जो है टूट जाएगा और जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया वो बिखर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, presence of lesser amount of lime than required also reduce the strength of the cement। अब जरूरत से ज़्यादा अगर हम कम लेंगे तो वो क्या होगा, वो भी अच्छा काम नहीं करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट जो है वो कम हो जाएगा, सीमेंट कमज़ोर हो जाएगा। एंड मेक्स इट क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग का मतलब कि जल्दी बहुत जम जाएगा, इसको क्विक सेटिंग बोलेंगे। क्विक सेटिंग बोलेंगे, तुरंत ही जम जाएगा। अब सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये दूसरा हमारा रॉ मटेरियल है सिलिका। वो उसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सीमेंट को मजबूत बनाना। एल्यूमिना मेक्स द सीमेंट क्विक सेटिंग। एल्यूमिना क्या करता है, सीमेंट को क्विक सेटिंग करना, मतलब जल्दी जमाने में मदद करता है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना हावर वीकन्स द सीमेंट। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया है 4 से 11%, अब 12-13% ले लेंगे तो जो है वो नुकसान करने लगेगा। फिर सबसे बढ़िया है कैल्शियम सल्फेट जिप्सम। जिप्सम जो है वो जो रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट, मतलब जितनी जल्दी से सीमेंट जमता है उसको देर लगाता है। जिप्सम डालने से क्या होता है कि सीमेंट जो है जल्दी से जम नहीं जाता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। इट है एक्चुअली एनहांस द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट। अब उसके बाद है हमारा आयरन ऑक्साइड। वो क्या क्या प्रोवाइड करता है भाई, वो कलर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस टू द सीमेंट प्रोवाइड करता है। फिर है सल्फर ट्राइऑक्साइड इन स्मॉल प्रोपोर्शन इज डिजायरेबल। अगर थोड़ा अमाउंट में लेंगे तो जिसका अमाउंट है 0 to 1.75%, जो बहुत ही कम है। स्मॉल प्रोपोर्शन में जो है बढ़िया रहता है। when present in small amount it imparts soundness to the cement। soundness क्या होता है, ability to resist the expansion, इसको soundness बोलते हैं कि वो expansion को जो है ना होने दे।
पर कब वो ऐसा काम करेगा? जब स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर ज़्यादा होगा तो साउंडनेस जो है उसकी रिड्यूस हो जाएगी। अल्कलीज इफ प्रेजेंट इन एक्सेस कॉज द सीमेंट इफ्लोरेसेंस। अब ये तुमने प्रैक्टिकल्स किए हुए इसलिए हमको बताने की जरूरत है। अब जाते हैं सीमेंट ऑर्गेनिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट जब हम रॉ मटेरियल जो भी लेते हैं उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि सिलिका, मिका और टैल्क। ये जो है एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो तुमने एक मेथड 10th में पढ़ी थी, FFP, क्लॉथ प्रोटेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते थे कि एक बड़ा सा टैंक लेते थे। 10th की बात बता रहा हूँ। फिर उसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क रहता था जो गोल गोल घूमता था, है ना। उसके अंदर हम पानी भर देते थे, फिर इसके अंदर जो है टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते थे, फिर इसको घुमाते थे, इसके अंदर से एयर निकलता था जिससे फोर्थ बनता था, झाग बनता था जो ऊपर आ जाता था। इसको फिर हम कलेक्ट कर लेते थे, वॉश कर लेते और ड्राई कर लेते। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पर यहाँ पे हम ऑयल की जगह पे जो है एसिड का इस्तेमाल करेंगे, वो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो हमारा जो टर्पेंटाइल ऑयल था उसका काम करेगा। कुछ चीज़ें वेट हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। तो हम जो इस तरह से इम्प्योरिटीज को जो है निकाल देंगे, जैसे कि सिलिका है, मिका है, टैल्क है, उन सबको निकाल देंगे और हमारा काम कर लेंगे। तो सीमेंट रॉक बेनिफिकेशन जो है वो एनरिचमेंट ऑफ ओर, जैसे ही तुम बोल सकते हो, उसी का ही मिलता जुलता रूप है। तो यहाँ पे जो है हम ओलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लोटिंग एजेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 200 ग्राम्स पर टन ऑफ अ रॉक। यानी कि 1 टन रॉक जो हम लेंगे, जो रॉ मटेरियल जो और लेंगे, उसके सामने हम कितना ओलिक एसिड लेंगे? 200 ग्राम्स। सम अदर डिटर्जेंट हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर दिस पर्पस। कभी कभी हम जो है कुछ टाइप के डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी करते हैं ओलिक एसिड की जगह पे। तो ये रॉक सीमेंट रॉक बेनिफिकेशन यानी कि एनरिचमेंट करना है और ऐसा बोलो कि इम्प्योरिटीज को निकालना है, वो चीज़ जो है हम उस प्रोसेस के अंदर करेंगे। फिर हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो तुमको एक प्यारा सा डायग्राम दिया गया है, तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब इस डायग्राम को जो है हम जितने भी स्टेप्स है इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप को हम बारी बारी से करते जाएंगे और कैसे सीमेंट बनता है उसको हम जो है समझते जाएंगे। तो ये फिगर है, फिगर में जो जो चीज़ें होती जाएंगी उसको हम जो है डील करते जाएंगे फिगर के साथ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कौन सी प्रोसेस होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सबसे पहले होता है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा हमको पता ही है कि सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसको जो है कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, दो प्रोसेस हैं। उसका नाम है ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस का मतलब कि विदाउट वाटर, है ना, बिना पानी के हम जो है रॉ मटेरियल्स को मिक्स करेंगे। और वेट प्रोसेस यानी कि हम पानी का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल्स को मिक्स करेंगे। अब ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस हो, वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल हमारा कैसा है। तो उसके हिसाब से जो हम या तो ड्राई प्रोसेस करेंगे या तो वेट प्रोसेस करेंगे। तो ड्राई प्रोसेस का अपना एक फायदा है, वेट प्रोसेस का अपना फायदा है और नुकसान है, दोनों ही है ना। तो उसको भी हम डील करेंगे, ड्राई प्रोसेस के क्या फायदे हैं, वेट प्रोसेस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। चलो, तो ड्राई प्रोसेस में क्या है, जैसे कि हमने बोला कि हम यहाँ पे रॉ मटेरियल मिक्स करेंगे पर हम पानी का कोई इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो रॉ मटेरियल एंड क्ले आर क्रस्ड इन द रफली 2.5 सेंटीमीटर ऑफ साइज पीसेस। पहले जो हम रॉ मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन जो है और जो क्ले है उसको जो है हम क्रश कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर देंगे, जिसका हम साइज रखेंगे 2 to 5 सेंटीमीटर। उतना क्रश करने के बाद उसको हम ग्राउंड टू फाइन पाउडर कर देंगे बोल मिल के अंदर। अब बोल मिल क्या होता है? तो एक टाइप का मिल होता है। मिल के अंदर क्या करते हैं? हम पीसते हैं, है ना? मिल का मतलब क्या होता है? पीसना होता है उसके अंदर। तो बोल मिल क्या होता है? एक बड़ा सा कंटेनर होता है ऐसा गोल, इसके अंदर हम मेटल बॉल्स रख देते हैं, बड़े बड़े, ये बड़े बड़े मेटल बॉल्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो पूरा वेसल होता है वो गोल गोल घूमता है। इसके अंदर हमारा जो भी 2.2 से
5 सेंटीमीटर के जो भी हमारे रॉ मटेरियल के पीसेस है इसके अंदर डाल देंगे, और जैसे ही गोल गोल घूमेगा तो ये मेटल बॉल्स भी घूमेंगे और इसके बीच में जो जो हमारे रॉ मटेरियल के पीसेस आ जाएंगे वो टकराएंगे इसके बीच में, तो क्या हो जाएंगे और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। इसी को हम बॉल मिल करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है बॉल। अब पाउडर जैसा बनने के बाद ईच सेपरेट पाउडर इंग्रेडिएंट स्टोर इन सेपरेट होपर, और जो भी हम रॉ मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको सेपरेट होपर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर जब मिक्स करना होता है तो हम बारी बारी से रिक्वेस्टेड प्रोपोर्शन में उन सबको मिक्स कर देते हैं और उसको नाम देते हैं रॉ मिक्स, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल जो है अब मिक्स फॉर्म में तैयार हो गया। फिर उसको हम जो है साइलोस के अंदर, साइलोस क्या होता है, तो एक टाइप का बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है हम सारी चीजें स्टोर करते हैं। एक बड़ा सा लंबा सा ऐसा कंटेनर होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें हम टन्स एंड टन्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है स्टोर कर सकते हैं। तुमने अगर देखा हो तो ग्रेन्स वगैरह के लिए या बहुत सारी और भी चीज़ों के लिए हम साइलोस का इस्तेमाल करते हैं। तुमने मूवीज वगैरह में कहीं भी देखा होगा, जहाँ पे पुराने फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे साइलोस आराम से तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वेट प्रोसेस है। वेट प्रोसेस के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कल्चरस रॉ मटेरियल आर क्रश पाउडर एंड स्टोर्ड इन ए बिग स्टोरेज टैंक कॉल्ड साइलोस। इसको भी हम जो है क्या करेंगे, क्रश करेंगे पाउडर करके और साइलोस के अंदर स्टोर करेंगे जो रॉ मटेरियल होंगे। अब जो कैल्शियस रॉ मटेरियल को हमने पहले पाउडर कर दिया, फिर हम एग्रेरिस मटेरियल जो है जैसे कि क्ले है उसको हम थोड़ी मिक्स करेंगे वाटर के साथ वॉश मिल्क के अंदर। अब इसको जो है हम पानी के साथ मिक्स करेंगे, धो देंगे, और जैसे ही धोएंगे तो उसके अंदर एधरिंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी होगा वो सारा निकल जाएगा। द बेसिन वॉश्ड क्ले इज स्टोर्ड, फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। और पाउडर्ड लाइमस्टोन फ्रॉम साइलोस एंड द वॉश्ड वेट क्ले आर अलाउड टू फ्लो इन अ चैनल इन द राइट प्रोपोर्शंस। फिर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल हमने पहले क्रश किया था और ये जो क्ले हमने गीला किया है उसको एक चैनल के अंदर फ्लो करवाएंगे जिस राइट प्रोपोर्शन में, जितना भी हमको परसेंटेज में रॉ मटेरियल को लेना है उसको हम एक चैनल के अंदर फ्लो करवाएंगे। फ्रॉम द चैनल द टू मटेरियल्स आर लेड टू ग्राइंडिंग मिल्स वेयर दे आर मिक्स्ड इमीडिएटली टू फॉर्म अ पेस्ट कॉल्ड स्लरी। फिर उनको एक ग्राइंडिंग मिल में ग्राइंड करने के लिए जैसे ही उनको मिल के अंदर डालेंगे, ग्राइंडिंग मिल के अंदर डालेंगे, उन दोनों के बीच में जो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोनों मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और पेस्ट जैसा बन जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, स्लरी। द स्लरी इज लेड टू द करेक्टिंग बेसिन्स। अब उसको कहाँ ले जाता है, करेक्टिंग बेसिन्स के अंदर ले जाता है, जहाँ पे हम जो है अगर परसेंटेज हमारा कोई बराबर नहीं आ रहा है, मान लो कि हमने जो रॉ मटेरियल डाला उसका बराबर परसेंटेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम उसको करेक्ट कर देंगे। जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है वो 38 to 40% होता है। द स्लरी इज फाइनली स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक्स एंड केप्ट एज करेक्टेड स्लरी। फिर करेक्ट करने के बाद जो है हम जो है उसको नाम दे देते हैं करेक्टेड स्लरी, मतलब उसको अब बराबर तैयार कर दिया गया है, अब ये प्रोसेस आगे प्रोसेस होने के लिए तैयार है। और उसको जो है रोटरी किल के अंदर जो है फेड कर दिया जाता है। अब रोटरी किल क्या है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि दो प्रोसेस से हम रॉ मटेरियल को पहले तैयार करेंगे रोटरी किल के अंदर डालने के लिए, इसमें ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। इसके बाद जो भी प्रोसेस आएगा वो सारा सिमिलर होगा, या तुम चाहे वेट प्रोसेस से रॉ मटेरियल को तैयार करो या वेट प्रोसेस से करो, आगे जी जो भी प्रोसेस होगी वो सिमिलर होगी। सिर्फ मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल है वही सिर्फ दो प्रोसेस से होगा, ड्राई या वेट। ठीक है, अब उसके फायदे और नुकसान की बात करें तो ड्राई प्रोसेस जो है इट इज एडोप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट हार्ड। अगर आपके पास जो रॉ मटेरियल है बहुत ही हार्ड है तो हम ड्राई प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वेट प्रोसेस क्या है कि वो किसी भी टाइप के रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड है या सॉफ्ट है तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सभी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो ड्राई प्रोसेस में लो होता है और वेट प्रोसेस में ज़्यादा होता है, फ्यूल कंजप्शन इज हायर। और प्रोसेस कितना फास्ट और तेज है तो ड्राई प्रोसेस थोड़ा स्लो है और वेट प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। सीमेंट क्वालिटी की बात करें तो ड्राई प्रोसेस से इंफीरियर क्वालिटी मिलती है और वेट प्रोसेस से सुपीरियर क्वालिटी मिलती है, मतलब इसके जो क्वालिटी होगी बहुत ही कम क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा, इसमें जो है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो सीमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज लेस,
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इज समवट हायर, इसके अंदर जो है थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। पर ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो ड्राई प्रोसेस ज़्यादा कॉस्टली रहता है और वेट प्रोसेस जो है थोड़ा चीपर रहता है। अगर सारी चीज़ों को हम एक साथ गिन के रखें, जैसे कि वो है पैकिंग का हो गया, स्टोरेज का हो गया, सारी चीज़ें जैसे प्रोसेसिंग हो गया, बनाने का खर्चा हो गया, फ्यूल वगैरह, सबको अगर हम मिला के देखें तो ड्राई प्रोसेस जो है वो जो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और वेट प्रोसेस जो है थोड़ा चीपर पड़ता है। अब यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जो हमको सस्ती दिख रही है, फ्यूल भी कम लग रहा है, पर यहाँ पे तो देखो प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो है और सीमेंट की क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कम निकलेगा और सीमेंट बनेगा वो भी लो क्वालिटी का बनेगा, मतलब जो पैसे बनने वाला है उससे जो है वो कम बनेंगे और प्रोसेस भी स्लो है। इसलिए ओवरऑल प्रोसेस जो है ड्राई प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली साबित होता है, पर वेट प्रोसेस जो है वो थोड़ा चीपर साबित होता है जब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला के देखें। अब फिगर की बात करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फिगर के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है, इतना सा तुम जो देख रहे हो, ये जो है ड्राई और वेट प्रोसेस के लिए दिया गया है, जिसमें हम क्ले, मेल या लाइमस्टोन को जो है अलग अलग तरीके से या तो विद द हेल्प ऑफ वाटर और विदाउट वाटर जो है हम जो कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे वेट प्रोसेस का दिया है जहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे क्या बनता है, स्लरी बनता है। अब ये जो स्लरी बन गया वेट प्रोसेस से, उसको हम रोटरी किन के अंदर डाल देते हैं। अब रोटरी किन क्या है, ये रहा, ये जो तुमको इतना सा दिख रहा है ना, ये है रोटरी किन। रोटरी किन जो है वो एक ऐसा बोलो कि भट्टी जैसा ही है पर रोटेटिंग है। उसके अंदर जो है हम एक साइड से गर्म करते हैं, ये इसमें सीधा गया दिया गया है पर वो सीधा नहीं होता, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होता है और यहाँ से नीचे 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 जाता है, तो इंक्लाइंड होता है। और वो कितना होता है, 5 to 6 डिग्री इंक्लाइंड होता है, ताकि यहाँ से अगर हम कोई चीज़ डालें तो धीरे 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 सरक के यहाँ पे आ जाए। और यहाँ से देखो कि हम यहाँ पे फ्लेम के यानी कि गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हम टेम्परेचर भी यानी कि यहाँ पे फ्लेम्स जो दे रहे हैं वो पाउडर्ड कोल्ड और हॉट एयर वगैरह की मदद से यहाँ पे हम गर्म करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, यहाँ पे मीडियम होता है, यहाँ पे लो होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते जाएंगे और हम उसको अलग अलग जो है जोन को जोन्स के नाम से बुलाते हैं। ये फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन, ये थर्ड जोन। अब ये फर्स्ट जोन में कुछ होगा, सेकंड जोन में कुछ होगा, थर्ड जोन में कुछ होगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये था रोटरी किन। अब ये जो है घूमता है, बहुत ही धीरे धीरे घूमता है, ये जो है रोलर्स है ना, और ये जो है कंक्रीट के बेस के ऊपर जो है चिपकाए गए हैं। तो ये जो है पूरे रोटरी किन को बहुत धीरे धीरे घुमाते हैं, बहुत धीरे धीरे, है ना, 1 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, मतलब 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक ही चक्कर लगाता है। तो ये जो था रोटरी किन था, जिसके अंदर हम जो भी स्लरी है या ड्राई रो मिक्स है जो भी हम यहाँ से डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गर्म होता है और कुछ ना कुछ रिएक्शन होते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। वो जो दूसरा स्टेप है बर्निंग। हाँ, तो बर्निंग इज यूजुअली डन इन रोटरी किन विच इज स्टील ट्यूब अबाउट 2.5 to 3 meters in diameter and 90 to 20 meters in length, मतलब बहुत ही लंबा होता है और डायमीटर भी बहुत ज्यादा है, 2.5 to 3 meters, यानी कम नहीं है, ज्यादा ही है। लाइंड विद द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और उसके अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सके। अगर नॉर्मली अगर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जो है हीट की वजह से वो पूरा टूट जाएगा। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है वो पूरा इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा उसको झेल लेंगे। द किन इज laid in slightly inclined position at a gradient of 1 to 25 to 1 to 30. The rest on the roller bearings which are supported on a column of masonry or concrete, जैसे कि हमने पहले बताया। The kiln is capable of rotating at 1 RPM, 1 RPM की स्पीड पे घूमता है, मतलब 1 मिनट में सिर्फ वो एक चक्कर ही लगाएगा। बर्निंग फ्यूल जो है वो पाउडर कोल या ऑयल हो सकता है, एंड द एयर आर इंजेक्टेड एट द लोअर एंड, जो एयर है उसको पास किया जाता है ताकि उसको जलाया जा सके। At the long hot flame is produced which heats the interior of the kiln up to maximum of 750 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। अब ये जो हॉट फ्लेम उसके अंदर जो बनेगी उससे उसका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1750 डिग्री सेल्सियस। ये जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है ना।
अब प्रोसेस की बात करें, बर्निंग प्रोसेस में जो है हम तीन चीज़ों में उसको हम जो है डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है रो मिक्स और करेक्टरिस्टिकली, मतलब चाहे वो ड्राई प्रोसेस से हो या वेट प्रोसेस से हो, इसको इंजेक्ट करेंगे एट द अपर एंड ऑफ द क्लीन विथ हॉट फ्लेम इज पोज्ड इनटू द क्लीन फ्रॉम द लोअर एंड से हम जो है गर्म करेंगे। ड्यू टू द स्लोप एंड स्लो रोटेशन ऑफ इन द मटेरियल स्प्रेड इन द मूव कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द होटेस्ट एंड द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर आवर। अब जैसे कि वो इंक्लाइंड है एक जगह से ऊपर की ओर लगा हुआ है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे सड़क के वो गर्म पार्ट, जो रोटरी का गर्म पार्ट होगा उसकी ओर चलता जाएगा। और कितनी स्पीड से जाएगा? 15 मीटर्स पर आवर, 1 घंटे में 15 मीटर सड़क जाएगा। एज द मिक्सचर ऑफ स्लरी ग्रेजुअली डिसेंड द टेम्परेचर राइजेस, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, हॉट एंड की ओर जाता जाएगा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हमने उसको जो है 3 जोन्स में बांटा गया है, और वो 3 जोन्स के नाम भी अलग अलग हैं और काम भी अलग अलग है। तो सबसे पहला जो जोन है उसका नाम है द अपर पार्ट ऑफ द किन इज नोन एज ड्राइंग जोन। सबसे पहला जो जोन है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग जोन। द टेम्परेचर इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इन द स्लरी गेट्स इवोपरेटेड। तो ये कहाँ पे आता है? तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे जो भी वाटर होगा वो इवोपरेट हो जाएगी, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कोई पानी नहीं रहेगा। तो जो हमने वेट प्रोसेस से जो भी स्लरी हमने लिया उससे जो भी अगर पानी उसके अंदर डाला है तो पानी सारा इवोपरेट हो जाएगा फर्स्ट इसी जोन में, जिसको हम ड्राइंग जोन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो है वो है सेंट्रल पार्ट ऑफ द किन नोन एज कैल्सिनेशन जोन। यहाँ पे क्या होगा? कैल्सिनेशन रिएक्शन होगा। द टेम्परेचर इज अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे हमने बोला कि आगे बढ़ते जाएंगे तो जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में आ गए। यहाँ पे इसको हम सेंटर मान सकते हैं इसका, और इसको हम कैल्सिनेशन जोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्सिनेशन होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा सी और CO2 के अंदर। अब जो हमारा हियर लाइमस्टोन ऑफ ए ड्राई मिक्स और स्लरी अंडरगोज डीकम्पोजिशन टू फॉर्म क्लिक क्लैब एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लेटर एस्केप्स आउट। मतलब फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एस्केप हो जाता है। मटेरियल फॉर्म्स स्मॉल लम्स कॉल्ड नोड्यूल्स। इससे क्या होते हैं? छोटे छोटे जो गट्ठे जैसे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं गट्ठे जैसे बन जाए, इसको नोड्यूल्स बोलेंगे। अब थर्ड पार्ट जो है इन द लोअर पार्ट ऑफ द किन इज नोन एज क्लिंकरिंग जोन। अब इसको हम क्या नाम देंगे? क्लिंकरिंग जोन। वो क्या है? कहाँ पे होगा क्लिंकरिंग जोन? तो यहाँ पे होगा। ये हो गया हमारा क्लिंकरिंग जोन। द टेम्परेचर इज फ्रॉम 1500 टू 1700 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लिंकर्स के अंदर। क्लिंकर्स जो है वो कुछ नहीं पर छोटा सा ऐसा ऐसे बोलो कि स्मॉल स्मॉल ऐसे टुकड़े जैसे हो जाते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं। तो ऐसा बोलो कि रो सीमेंट है वो, जिसको हम बाद में पाउडर करके जिप्सम इसके अंदर मिक्स करके जो है सीमेंट बनाते हैं। तो वो एक रो सीमेंट हो गया। अभी वो सीमेंट नहीं है, सीमेंट की तरह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आगे उससे ही सीमेंट बनेगा, उसको हम क्लिंकर बोलते हैं। इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको पूरा एनिमेशन दिखाया जाएगा कि कैसे सीमेंट बनता है, जो आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि ये जो हमने यहाँ पे सीखा वो जो रियल में कैसे होता है। So the aluminates and silicates of the calcium then fuse together to form small or about 0.5 to 1 centimeter diameter hard gray stone called clinkers। ये clinkers बहुत ही गर्म होते हैं, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। The rotary kiln at the base is provided with another small rotary kiln. In this hot clinkers fall and cold air is admitted from the opposite direction। और इसके अंदर क्या होता है? जैसे यहाँ से हॉट क्लिंकर निकलते हैं, वहां पे एक और क्लिंकर एक और रोटरी क्लीन जो है लगाया जाता है, जिसके अंदर जो है कोल एयर डाल दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हो कोल एयर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसका टेम्परेचर वो जो है कम हो जाए। 1000 डिग्री पे उसको नहीं रखना, उसको ठंडा करना है। तो यहाँ से निकल के एक और रोटरी क्लीन में आएंगे, जहाँ पे हम एक साइड से जो है कोल्ड एयर ब्लास्ट करेंगे, ताकि ये जो है इसका टेम्परेचर कम हो जाए। What air is produced is used for burning powder, coal or oil. The cooled clinkers are colored in small trolleys।
अब यहाँ पे जो गर्म हवा प्रोड्यूस होगी यहाँ से ही, जैसे यहाँ ठंडी हवा देंगे तो यहाँ पे जो है गर्म हवा निकलेंगी, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, पाउडर कोल जो है उसको गर्म करने, मतलब जो है जो गर्म हवा बनेगी उसको हम वेस्ट नहीं जाने देगा। क्यों बनेगी गर्म हवा, क्योंकि क्लिंकर्स के ऊपर से पास होगी तो ठंडी हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और गर्म क्लिंकर जो है ठंडे हो जाएंगे, और गर्म हवा को डायरेक्टली जो है हम पाउडर कोल के पास पहुंचा देंगे ताकि उसको वो गर्म करने में इस्तेमाल कर सके। फिर जो कोल्ड क्लिंकर्स होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल ट्रॉली में जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा क्लिंकर जो है ठंडा हो चुका है, अब उसको हम ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंड करने के लिए जो है हमें मिल्स की जरूरत पड़ेगी। द cooled clinkers are ground to find powder in ball mills or tube mills. During final grinding, a small quantity of 2 to 3% powder gypsum is added. अब जो है इसके अंदर जिप्सम ऐड किया जाता है लास्ट में, सबसे लास्ट में जिप्सम जो है ऐड किया जाता है, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन, तो 2 से 3%, so that the resulting cement does not set very quickly when it comes in contact with water। मतलब सीमेंट जैसे अगर पानी के कांटेक्ट में आए तो तुरंत ना जम जाए, क्योंकि उसके अंदर हमने जिप्सम डाला। जिप्सम का काम ही ये है कि रिटार्ड द सेटिंग टाइम, but gypsum that acts as a retarding agent for early setting of the cement. After the initial setting, the cement water paste becomes stiff, but the gypsum retards the dissolution of C3A by forming tricalcium sulfoaluminate। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है which is insoluble। कैसे काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ insoluble tricalcium sulfoaluminate prevents too early further reaction of settling and hardening। सेटनिंग एंड हार्डनिंग जो है अभी तुमको नहीं पता चलेगा, वो आने वाले लेक्चर्स में हम सेटिंग एंड हार्डनिंग के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किसकी बात करें। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो क्लिंकर्स आते हैं उसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर 2 से 3% जिप्सम हम उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो जो हमारा सीमेंट जो है वो तैयार हो गया है। तो जो ग्राउंड सीमेंट होता है उसको हम साइलोस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसको पैकिंग मशीन में पैक करके जो है बेच देते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, क्लूड क्लिंकर्स आए, बॉल मिल्स में डाला, उसके अंदर जिप्सम ऐड किया, फिर उसको स्टोरेज और पैकिंग बैग्स के लिए जाने दिया। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो है पोर्टलैंड सीमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।